एसएससी की 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, उस पाठ्यक्रम में व्याकरण के भाग में समास मुख्य रूप से लिया गया है। इस समास के संबंध में आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। समास शब्द दो शब्दों के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो है संक्षिप्त करना, छोटा करना। दो शब्द हैं इसमें, एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है आस। अब इसमें सम का अर्थ है पास या अच्छी तरह, तथा आस का अर्थ है बैठना या मिलाना। जब हम सम और आस के इन अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं तो दोनों को मिलाकर जब उसका अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसका अर्थ होगा दो शब्दों को पास पास मिलाना या पास पास बैठाना या पास पास रखना। अर्थात समास इस शब्द का अर्थ हुआ दो शब्दों को करीब लाना या मिलाना। यह समास शब्द का अर्थ है। अब हम समास की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से ज्यादा शब्दों के बीच जो विभक्ति होती है, उस विभक्ति को हटाकर जब शब्दों को मिलाया जाता है, उससे जो नया शब्द बनता है, तब उस मेल को हम समास कहते हैं। संक्षेप में अगर कहना हो, दो शब्दों को उनमें जो विभक्ति है उसको हटाकर उनका एक शब्द बनाना समास है। इसको हम समास कहेंगे। अब आगे इसमें समास में एक समस्त पद आएगा। इस समस्त पद को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो दो शब्द थे, समास की परिभाषा देखते समय हमने देखा था कि दो शब्द हैं, उन दो शब्दों के बीच में विभक्ति है, उस विभक्ति को हटाना है और विभक्ति को हटाने के बाद जो शब्द बनेगा उस शब्द को ही समस्त पद कहते हैं। अर्थात इसको समास किया हुआ शब्द कहते हैं या इसको सामासिक शब्द भी कहते हैं। देखिए, समस्त पद, सामासिक शब्द या समास किया हुआ शब्द, इसे हम समस्त पद के रूप में कहेंगे। फिर एक बार से देखिए, दो शब्दों को उनमें जो विभक्ति है उसको हटाकर समास बनता है, उसे हम समस्त पद कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कुछ शब्द मैं बता रहा हूं, यथा शक्ति, त्रिभुवन, राम राज्य, ये आदि शब्द हैं जिसको हम समस्त पद मानने की कोशिश करेंगे। अब हम समास विग्रह किसे कहते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। समास शब्द का अर्थ हमने देखा। समास शब्द में हमने समस्त पद को देखने की कोशिश की। अब हम समास विग्रह को देखते हैं। जैसे दो शब्दों को जोड़ने की कोशिश हम कर रहे थे, उसके बीच के विभक्ति पद को निकालकर, अब समास विग्रह थोड़ा सा उससे अलग है। समस्त पद के जो शब्द हैं, जो मिले हुए शब्द थे, हमने पीछे देखा था कि दो शब्दों को विभक्ति पद हटाकर मिलाया गया था। अब यहाँ वही बात है, समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हमने समास करते समय हमने देखा था कि जो अलग अलग शब्द हैं, उन शब्दों में जो विभक्ति है, विभक्ति को निकालकर शब्द बना था और उस शब्द को हमने समास या समस्त पद कहा था। अब समास विग्रह में अलग है, जो समस्त पद है उस समस्त पद के दो शब्दों को अलग करना है और उसमें विग्रह वाला जो शब्द था उस शब्द को डालना है और डालने के बाद जो शब्द बनेगा समास विग्रह करे, उसको हम समास विग्रह कहेंगे। अलग अलग करना, संक्षेप में कहेंगे, जो समस्त पद है उसको अलग अलग करना। जैसे हमने शब्द देखा था समास में यथाशक्ति। अब उस शब्द का जब हम समास, ये यथाशक्ति समास है, उस मिला हुआ शब्द है, अब उसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे, विग्रह करेंगे। तो शक्ति के अनुसार, अब यहाँ के अनुसार यह विभक्ति पद आ गया है, उनको अलग करने वाला शब्द आ गया है, इसलिए दो पद यहाँ अलग हो गए हैं, इसे हम समास विग्रह कहेंगे। तो समास के माध्यम से हिंदी भाषा में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे उपसर्ग के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा में समास के माध्यम से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। भाषा में संक्षिप्तता, उत्कृष्टता
तीव्रता व गंभीरता लाने के लिए भी समास उपयोगी होता है। देखिए भाषा में संक्षिप्तता लानी है तो इसका उपयोग होता है, उत्कृष्टता के लिए उपयोग होता है, तीव्रता के लिए और गंभीरता के लिए इसका उपयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों को खंड या अवयव या पद भी कहते हैं। जैसे समस्त पद हमने देखा, दो पद थे, एक पूर्व पद मानेंगे उसको हम, दूसरे को उत्तर पद मानेंगे। तो समस्त पद या सामासिक पद का विग्रह करने के बाद जो समस्त पद के दो अलग अलग पद बन जाते हैं उसमें से एक को हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरे को उत्तर पद कहेंगे। यही पूर्व पद और उत्तर पद समास के भेदों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे हमने देखा है कि घनश्याम में घन पूर्व पद है और श्याम उत्तर पद है। घनश्याम शब्द है उसमें घन पूर्व पद है और श्याम उत्तर पद है। जिस खंड या पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, जैसे कि अभी कुछ समय मैंने पहले कहा था कि जिस पद पर या खंड पर, जो खंड उत्तर पद है या पूर्व पद है, इसमें से जिस पर उस शब्द के अर्थ का या पद का मुख्य बल पड़ता है और उसे हम प्रधान पद कहते हैं, उसको ही मुख्य पद माना जाता है। दोनों में से जो मुख्य होगा और उसके आधार पर समास का भेद भी हम निर्धारित कर सकते हैं। जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौण पद कहा जाता है। अब दो पद हैं, दो पदों में मुख्य पद कौन सा है, पूर्व पद है या उत्तर पद है, ये उस समास का अध्ययन करते समय हमारे सामने बातें आएंगी, उसे हम समझने की कोशिश आगे करेंगे। अब जहां तक समास का संबंध है, समास के 6 भेद माने गए हैं। इन 6 भेदों को हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मुख्य रूप से समास के 6 भेद हम आज चर्चा में लेने की कोशिश करना चाहते हैं और इन समास के भेदों को हम आज समझने का काम करेंगे। कुछ विद्वान इसके 3 ही भेद मानते हैं और 3 भेदों के अंतर्गत बाकी दूसरे भेदों को समझने का काम वो करते हैं, जैसे कर्मधारय समास को भी और द्वंद्व समास को भी उन भेदों के, द्विगु के भेदों के अंतर्गत रखने का काम करते हैं। तो हम मुख्य रूप से 6 भेदों को ही मानेंगे, 6 भेदों का अध्ययन करने का काम करेंगे। पहला समास का भेद है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है अव्ययी भाव समास और पांचवा है कर्मधारय समास तथा अंतिम है बहुव्रीहि समास। इनको आप आगे पीछे भी करने की कोशिश कर सकते हैं और इस समास के 6 भेदों के देखने के बाद हम अब पहला जो भेद था तत्पुरुष समास को समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक तत्पुरुष समास का संबंध है, इस समास में दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास मानते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, समस्त पद के 2 पद होते हैं विग्रह करने के बाद, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद। तो यहाँ तत्पुरुष समास का जहां तक संबंध है उसमें दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है और इस समास में पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। तत्पुरुष समास का जहां तक संबंध है, पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है, इसलिए वह दूसरे पद विशेष्य पर निर्भर करता है। अब इसमें विशेष्य इंपॉर्टेंट है और वह विशेष्य पर ही सारी चीजें निर्भर करती है। दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होगा। यह विशेष बात है तत्पुरुष समास में कि जो अंतिम पद है और अंतिम पद मतलब दूसरा पद, यही प्रमुख है, उसके लिंग के अनुसार, उसका लिंग वचन वो अंतिम पद के अनुसार ही निर्भर होगा। जैसे एक उदाहरण है जल धारा, इसका अगर हम विग्रह करते हैं जल की धारा, अब ये 2 पद आ गए, एक पूर्व पद जल है, उत्तर पद धारा है, पहला पद जल है, दूसरा पद धारा है। अब ये जल की धारा बह रही है ऐसा अगर हम मानेंगे तो इस वाक्य में बह रही है का संबंध धारा से है। देखिए बह रही का संबंध धारा से है, जल से नहीं है, धारा से है। तो जल से नहीं, इसलिए कारण धारा के कारण बह रही क्रिया स्त्रीलिंग में है। जल के साथ जो दूसरा पद आया है, पहला पद जल आया है, दूसरा पद धारा आया है, तो धारा का प्रभाव उस क्रिया पर पड़ेगा, लिंग वचन जो भी हो उस क्रिया पर पड़ सकता है। तो यहाँ इस शब्द को अगर हम देखेंगे तो धारा की प्रधानता है, अतः यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को समझते समय हमने देखा कि तत्पुरुष समास के इस विभाजन को देखने के बाद दूसरा पद
महत्वपूर्ण होता है और दूसरा पद ही अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है और समास में पहला पद संज्ञा या विशेषण के रूप में होता है। तो तत्पुरुष समास को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस तत्पुरुष समास की प्रक्रिया भी हम आगे समझेंगे। तत्पुरुष समास के भी बहुत से भेद हैं, वो दूसरे भाग में हम उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले भाग में इतनी चीजों की काफी है। धन्यवाद।